तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, लीनियर मोमेंटम और हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम जो है दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ ही जो हैं ये मास और वेलोसिटी को ही रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे अलग अलग तरीके में बिहेव करते हैं, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। तो अगर मैं बात करूं एक क्वांटिटी जिसका नाम है इम्पल्स, तो ये जो क्वांटिटी होती है इसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू टाइम फॉर विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। और अगर ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं तो देन इट इज़ इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इनटू फॉर टाइम फॉर विच दैट नेट फोर्स हैज़ बीन एक्टिंग। तो ये आपके पास जो इम्पल्स की वैल्यू है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आपके पास फोर्स है, जो नेट फोर्स है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर मेरे पास एफ नेट जो है वो कांस्टेंट है तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि एफ नेट इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इन मोमेंटम, जिसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल टी। तो यहाँ से मेरे पास ये जो फोर्स का रिलेशन आया, अगर मैं ये वैल्यू इम्पल्स में डालूँ तो मेरा जो इम्पल्स है विच आई विल रिप्रेजेंट विद जे वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से मेरे पास आ गया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर नेट फोर्स कांस्टेंट है, तो मेरा जो इम्पल्स है दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं बात करूँ नेट फोर्स की जो कांस्टेंट नहीं है, तो इफ़ नेट फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, तो देन हमारे पास क्या आएगा कि जो इम्पल्स की वैल्यू हम लेंगे दैट विल बी इंटेग्रल ऑफ नेट फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो ये जो वैल्यू है जिसमें इंटेग्रल होगा फ्रॉम टाइम t1 टू t2, जिसमें जो टाइम इंटरवल आप ले रहे हो वो है इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये मेरे पास आ गया इम्पल्स जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें अब मैं करता हूँ वैल्यू पुट कर देता हूँ फोर्स की। तो दिस इम्पल्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 बाई t2 ऑफ डी पी बाई डी टी। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू dt। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस देन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dp फ्रॉम initial value of momentum to final value of momentum, which will be equal to p2 minus p1। therefore यहाँ से फिर मेरे पास आ गया कि जो मेरा इम्पल्स है that is equal to p2 minus p1 और change in momentum even if your force is not constant। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि your impulse is equal to integral of t1 from t2 of net force into dt and it is also equal to change in momentum of the object। इसी को हम कहते हैं impulse momentum theorem। तो impulse momentum theorem से मेरे पास क्या आ गया कि मैं चाहूँ तो change in momentum को ये फोर्स नेट फोर्स into टाइम इंटरवल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स दैट इज एफ नेट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो वर्क डन ऑफ नेट फोर्स होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एफ नेट
into s. So change in momentum is F net into T and change in kinetic energy is F net into S. दोनों केसेस में मेरा नेट फोर्स कांस्टेंट है. अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक है बॉल ए एंड दूसरी है बॉल बी, बॉल ए एंड बॉल बी, जिसमें बॉल ए का मास जो है दैट इज 0.5 kg एंड ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर्स पर सेकेंड, और जो मेरी बॉल बी है उसका जो मास है दैट इज इक्वल टू 0.1 kg और इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो बेसिकली बॉल ए इज बिग एंड स्लो एंड बॉल बी इज स्मॉल एंड फास्ट. अब अगर मैं दोनों बॉल्स की मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम ऑफ बॉल ए जो होगा दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो 0.5 into 4 which will be equal to 2 kg मीटर पर सेकेंड. अगर मैं मोमेंटम चेक करूं बी बॉल का तो दैट विल ऑल्सो बी मास ऑफ बॉल बी विच इज़ 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विच इज़ 20. तो यहाँ से मेरे पास मोमेंटम फिर आ गया 2 kg मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि दोनों बॉल्स के मोमेंटम जो हैं वो सेम है. तो अगर दोनों बॉल्स के मोमेंटम सेम आ गए तो अब अगर मैं देखूं इन दोनों बॉल्स को रोकने में कितना टाइम लगेगा. अगर मैं ये जो बॉल है फॉर एग्जांपल ए बॉल और बी बॉल दोनों को कैच करूं तो दोनों को कैच करने में कितने टाइम में मैं उस बॉल को अपने हाथों में रोक पाऊंगा. तो जब मैंने ये कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो निकाल लूँगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, जिसमें पहले बॉल ए का जो मोमेंटम था वो पी ए था और फिर जब बॉल को रोक लिया तो वो ज़ीरो हो गया. तो ज़ीरो इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच वॉज पी ए. देयरफॉर माई चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ बॉल एज मोमेंटम. यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस वैल्यू को अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में डालूँ तो इसका मतलब फोर्स इनटू टाइम विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी ए, क्योंकि दिस इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो टाइम टेकन फॉर बॉल ए टू स्टॉप है वो जो है वो माइनस पी ए बाई एफ है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बॉल बी के लिए भी चेंज इन मोमेंटम देखूँ तो वो भी माइनस पी बी आएगा, उसको जो रोकने के लिए चेंज इन मोमेंटम हुआ. देयरफॉर यहाँ से मैं अगर देखूँ तो फोर्स इनटू टाइम टेकन फॉर बी टू स्टॉप विल बी ऑल्सो विल बी इक्वल टू माइनस पी बी. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि टाइम टेकन फॉर बॉल बी टू स्टॉप वॉज माइनस पी बी बाई एफ. अब पी ए और पी बी इक्वल हैं और दोनों अगर सेम फोर्सेस से रुकें यानी कि ये भी सेम है, देन देयरफॉर यू सी दैट टाइम टेकन फॉर बोथ बॉल्स टू स्टॉप इज सेम. पर अगर मैं बात करूं वर्क डन टू स्टॉप द बॉल, तो वर्क डन टू स्टॉप द बॉल फॉर एग्जांपल पहले अगर हम ए की बात करें तो क्या होगा कि बॉल का पहले किनेटिक एनर्जी थी इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर और वो फाइनली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी जब आप बॉल को रोकोगे क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. तो ये जो किनेटिक एनर्जी आई दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ बॉल ए विच इज़ 0.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल ए का स्क्वायर विच इज़ 4 स्क्वायर एंड दिस विल कम आउट टू बी 4 जूल्स. तो ये जो है किनेटिक एनर्जी इनिशियली जो आई वो 4 जूल्स थी. तो अब अगर मैं बात करूं अपने बी बॉल की किनेटिक एनर्जी की तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ
mass of b ball which is 0.1 kg into velocity of b ball squared, so this will come out to be 20 joules. अब अगर मैं लूँ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी, तो मेरे पास क्या आएगा 4/20 विच विल बी 1/5. यहाँ से मेरे पास आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी इज़ 5 times मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए. तो यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों जो बॉल्स हैं उनकी मोमेंटम सेम है, पर काइनेटिक एनर्जी जो बॉल स्मॉल एंड फास्ट है, जो बॉल स्मॉल एंड फास्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी बिग एंड स्लो बॉल से 5 times ज़्यादा है. तो अब अगर मैं नोटिस करूँ वर्क डन इन स्टॉपिंग बॉल ए, तो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो बॉल स्टॉप होगी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 होगी और इनिशियली के ए थी, तो यहाँ से मेरा वर्क डन आ गया -KA. सिमिलरली वर्क डन टू स्टॉप योर बॉल बी विल बी -KB. ठीक है, अगर मैं दोनों की रेशियो लूँ वर्क डन ऑन ए बाय वर्क डन ऑन बी, तो दिस विल बी इक्वल टू -KA बाय -KB which will be equal to KA by KB which is equal to 1/5, and therefore work done in stopping ball B is 5 times more than work done in stopping ball A. तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि work done in stopping the ball which is small and fast यानी कि B ball is 5 times more than work done in stopping the ball which is big and slow. अब अगर मैं ये वर्क डन की वैल्यू जो है उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू 5 times ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ए. और अगर मेरी दोनों फोर्सेस सेम है तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी. देयरफॉर मेरे पास आ गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी इज़ 5 times मोर दैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ए. तो यहाँ मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो बॉल है, दो बॉलें हैं ए एंड बी, क्योंकि उन दोनों का मोमेंटम सेम था तो दोनों को टाइम रुकने में सेम लगेगा, क्योंकि मेरे को दोनों को सेम इम्पल्स देना पड़ेगा. तो टाइम टू स्टॉप बोथ द बॉल्स इज सेम, पर जो मैंने वर्क किया स्टॉप करने में दोनों को वो डिफरेंट है, जिसके कारण मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि बॉल जो ए है और बॉल बी है वो रुकने के टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो डिफरेंट है. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बॉल ए को कैच किया और बॉल बी को बाद में कैच किया तो मैं दोनों को सेम टाइम में कैच करूँगा, पर बॉल ए जो है जब कैच करूँगा तो मेरा हाथ पीछे जाएगा, तो बॉल बी के टाइम पे मेरा जो हाथ है वो बॉल ए के कंपैरेटिवली 5 गुना पीछे जाएगा. तो 5 times मोर डिस्प्लेसमेंट हो रही है. और मेन चीज़ ये है कि बॉल बी को रोकने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है वो बॉल ए को रोकने के वर्क डन से 5 times ज़्यादा है. तो चाहे दोनों बॉल्स जो हैं उनका सेम मोमेंटम आ रहा है एंड सेम चेंज इन मोमेंटम आ रहा है और सेम इम्पल्स आ रहा है और दोनों को रोकने में सेम टाइम लग रहा है, पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ दोनों को रोकने में वो अलग अलग है. तो देन देयरफॉर इट इज स्टिल ईजियर टू स्टॉप बॉल ए देन टू स्टॉप बॉल बी, क्योंकि वर्क ए में मुझे कम करना पड़ रहा है. अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. तो मैंने एक बोट ले ली, बोट ए, और एक और बोट ले ली जो है बोट बी. तो जो मेरा बोट ए है उसका मास है m और जो बोट बी है उसका मास है 2m. ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड रिवर में ड्यू टू फोर्स बाय एयर, ड्यू टू विंड फोर्स जो इनके दोनों बोट्स के सेल्स पे लगेगी, ये दोनों जो हैं ये एक डिस्टेंस s कवर करेंगे ऑन द रिवर. तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है एंड ये हमारी फिनिशिंग लाइन है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो s है, और दोनों जो बोट्स हैं वो आगे जाएंगी ड्यू टू दी फोर्स अप्लाइड बाय एयर. और दोनों क्योंकि सेम ही जगह पे हैं, सेम ही हम मान रहे हैं कि विंड आ रही है दोनों को, तो दोनों पे फोर्स सेम लग रही है. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ वर्क बाय एयर टू मूव बोट ए
from my starting point, initial point to my final point is force into displacement, and work done in moving boat B by the air for the same displacement is also force into displacement. और क्योंकि दोनों सेम फोर्स के कारण सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो दोनों का वर्क जो है वो सेम है। इसका मतलब दोनों की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अब क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो मान लो बोट ए की के ए है और बोट बी की के बी है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि के ए माइनस 0 इज इक्वल टू के बी माइनस 0। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एट द फिनिश लाइन। पर अब अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, बोट ए एंड बोट बी है, उन दोनों पे अगर सेम फोर्स लग रही है पर क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग हैं तो दोनों की एक्सेलरेशंस अलग अलग होगी। तो अगर मैं बात करूं बोट ए में तो बोट ए में जो है फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। सिमिलरली फॉर बोट बी फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बोट बी विच इज़ 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बोट बी। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बोट ए इज इक्वल टू f by m and acceleration of boat B is equal to 1 by 2 of f by m। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि acceleration of boat B is half of that of acceleration of boat A। तो अब अगर मैं बात करूँ दोनों की velocities की at the finish line तो तब क्या मैं नोटिस करूँगा कि अगर मैं यूज़ करूँ इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो फॉर बोट ए इज इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाय ए टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट स्केयर्ड। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2sm बाय एफ, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सेलरेशन ए की जो वैल्यू है वो f बाय एम पुट कर दी। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ बी बोट की तो दैट इज़ ऑल्सो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बोट बी इंटू टाइम टेकन बाय बोट बी स्केयर्ड। तो यहाँ पे बोट बी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ एक्सेलरेशन की तो मेरे पास टाइम टेकन फॉर दिस सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4sm बाय एफ। तो ये दोनों के मेरे पास टाइम आ गए। और अब अगर मैं देखूं रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट बी ओवर टाइम टेकन बाय बोट ए, तो ये मेरे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4sm बाय एफ डिवाइडेड बाय 2sm बाय एफ। तो ये मेरे फोर्सेस कैंसिल हो गए, एस एंड एम कैंसिल हो गए। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4/2 विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो टी बी यानी टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम्स टाइम टेकन बाय दी बोट ए टू कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर मैं बात करूँ इम्पल्स की तो इम्पल्स ऑफ बोट ए इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड impulse of boat B will be equal to force into time taken by boat B to cover the same displacement। और ये जो है impulse of boat A it can be also written as change in momentum of boat A। initially 0 था momentum, finally हम मान लेते हैं PA हो गया तो this will be PA minus 0। similarly your impulse of boat B will be change in momentum of boat B as well which is PB minus 0 where PA and PB are momentums of both the boats at final point यानी कि at the finish point। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया PA is equal to F into TA and PB is equal to F into TB। अगर मैं TB की वैल्यू पुट कर दूँ तो देन PBB जो है that will be equal to F into square root times time of A। ये क्या आ गया this is equal to root 2 F PA। therefore
मोमेंटम ऑफ बोट बी इज स्क्वायर रूट टाइम्स मोमेंटम ऑफ बोट ए। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि अब इस वाले स्पेसिफिक केस में दोनों की काइनेटिक एनर्जीज एट द फिनिश लाइन सेम है, दोनों ने सेम वर्क किया टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट, पर दोनों के मोमेंटम्स डिफरेंट हैं फिनिश लाइन पे, क्योंकि दोनों ने डिफरेंट टाइम लिया है यही सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ पे हमें ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे कभी मोमेंटम सेम होंगे पर वर्क एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, पर कभी कभी वर्क और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा पर मोमेंटम्स एंड टाइम जो टेकन है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ दीज क्वांटिटीज़ बीइंग डिफरेंट। अब हमने मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली, पर अब अगर हम इन दोनों को किसी एक रिलेशन के साथ रिलेट करना चाहें तो फिर हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्केयर एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर मैं मोमेंटम का स्केयर कर दूं तो देन दिस विल बी इक्वल टू एम वी होल स्केयर विच विल बी एम स्केयर इंटू वी स्केयर। अगर मैं मोमेंटम के स्केयर को मास से डिवाइड कर दूं तो देन दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्केयर। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ इंटू मोमेंटम स्केयर्ड बाय एम एंड देयरफॉर योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m। तो ये एक रिलेशन आ गया जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम को रिलेट कर रहा है, जिसमें अगर मैं देखूं इफ माई p इज सेम, ठीक है, अगर मेरा मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो देन माई काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो केसेस हैं जिनमें मोमेंटम सेम है, तो जिस केस का मास ज़्यादा होगा उस केस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और कितनी कम होगी, दैट इज़ इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी पहली एग्जांपल पे जाएं, बॉल वाली एग्जांपल पे, तो हमने यहाँ क्या नोटिस किया था? हमने यहाँ ये नोटिस किया कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल बॉल है दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ योर बिग बॉल। अगर मैं देखूं बिग बॉल का और स्मॉल बॉल के मासेस की रेशो क्या है, तो बिग बॉल की मास है 0.5 एंड स्मॉल बॉल का मास है 0.1। तो यहाँ से ये मेरे पास रेशो आ गई 5। इसका मतलब जो मेरा मास ऑफ बॉल ए है दैट इज़ 5 टाइम्स मोर ऑफ मास ऑफ बॉल बी एंड माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी is 5 times of kinetic energy of ball A, which can be also written as that kinetic energy of ball A is 1/5 times of kinetic energy of ball B। तो अगर मास मेरा 5 टाइम्स मोर है तो मेरा kinetic energy 5 टाइम्स लेस हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम सेम है। तो यही चीज़ जो है, ये मेरा ये रिलेशन जो है ये दिखा रहा है कि जितने टाइम्स मैं मास को इंक्रीज करूंगा उतने टाइम्स मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेट हो गया कि अगर मेरा मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे इस तरीके से डिपेंड करेगी। अब इसी रिलेशन का एक दूसरा वर्जन है जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंटम ले लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2ma, जिसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सेम मानूं तो माय मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो यहाँ मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी दो केसेस में सेम है तो दोनों केसेस का मोमेंटम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मास से रिलेट हो रहा है, जिसमें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अगर मैं ये बोट वाली एग्जांपल देखूँ तो इस एग्जांपल में मेरे पास काइनेटिक एनर्जीज जो है वो सेम है, तो मेरा मोमेंटम जो है वो सेम नहीं है, वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ ए है। अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द बोथ बोट्स, तो बोट ए का मास था m एंड बोट बी का मास था 2m, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ बोट ए ओवर मास ऑफ बोट बी इज बेसिकली इक्वल टू 1/2।
अगर 1/2 है तो इसका मतलब है कि मेरा मास ऑफ बोट बी इज 2 टाइम्स मास ऑफ बोट ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि अगर मेरा मास ऑफ बी 2 टाइम्स है मास ऑफ ए, तो मेरे पास मोमेंटम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स है ऑफ ए। तो ये क्या आ रहा है, ये वही प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है कि अगर मास मेरा 2 टाइम्स ज़्यादा है तो मेरा मोमेंटम स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स विच इज फोर्स इनटू टाइम।